दोस्तों ओपीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सॉलिड स्टेट ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 12th क्लास का। इसे हिंदी में अगर हम कहें तो इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारियाँ भी देखते हैं। आइए जानते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th केमिस्ट्री की तो टोटल केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड है पूरी केमिस्ट्री, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो पार्ट फर्स्ट में आपको 9th चैप्टर पढ़ने हैं, 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और पार्ट सेकेंड में 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ये दोनों मिलकर 16 चैप्टर हो गए। और अगर इसके बारे में बात करूं तो 35 मार्क्स के दोनों आने हैं, 35 नंबर के दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें 12 से लगभग 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। 70 नंबर में 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आंकिक प्रश्न के आएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद बचा आपका 50 नंबर से लेकर 55 नंबर की बातें। तो 50 से 55 लगभग 60 के अप्रॉक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी बेस्ड आते हैं, थ्योरीज के आते हैं। तो हम कह सकते हैं 55 मार्क्स के आपके क्या आने हैं, थ्योरीज आनी है। तो दोस्तों हम ये सब कराएंगे। 100% की तो गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन 99% की हम गारंटी लेते हैं कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर का कोई भी मैटर नहीं आने वाला है। बस आप फोकस करिए और ध्यान से पढ़िए, दिमाग लगा के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ठोस अवस्था, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी कण जो होता है वह कोई भी वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी वस्तु हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अवयवी कण। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण, ये कण जो होते हैं ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो है इन्हीं तीनों से मिलकर बनी हुई होगी। या तो वह परमाणु से मिलकर बनी हुई होगी, या तो अणु से, या फिर आयन से मिलकर बनी हुई होगी, जिसे हम लोग अवयवी कण कहते हैं। तो अगर बात करूं मैं सामान्य सी बातें, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करूं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। पदार्थ की अवस्था की अगर मैं बात करूं तो पहली अवस्था होती है ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड, दूसरी होती है द्रव, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड, और तीसरी होती है गैस। अब बात करूं अगर ठोस की, तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो सघनता से आपस में बंधे हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इनके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। कुछ इस प्रकार से ठोसों के अवयवी कण एकदम पास पास होते हैं। दूसरी बात अगर मैं द्रव की करूं तो द्रव में अगर देखा जाए तो इनके अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं, पास होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं तो इनके अवयवी कण एकदम जहां मन करे वहीं पर रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, पास नहीं होते। तो अगर इसके कण, ठोस के कण आपस में बहुत सघनता से बंधे हुए हैं, बहुत पास पास हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठोसों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है। प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, तभी इनके कण आपस में बहुत पास पास हैं। अगर गैस की बात करूं तो इनके कण थोड़े दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अणुओं के बीच क्या कार्य कर रहा है,
दुर्बल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसीलिए इनके अणु जो हैं या कण जो हैं वो दूर दूर हैं। और अगर मैं गैसों की मैं बात करूं तो गैसों के जो कण हैं वो आपको दिख रहे होंगे काफ़ी दूर दूर हैं। कहने का मतलब क्या है, इनके कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसके कण जो हैं वो जहाँ इधर उधर व्यवस्थित हो गए हैं, जहाँ मर्जी आई वहीं व्यवस्थित हो गए, कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ ठोसों के बारे में तो इसमें प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसकी सघनता जो है बहुत अधिक है, और जो पदार्थ जितना ज़्यादा सघन होता है उसका घनत्व तो उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, ठोसों का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। और अगर बात करूं गैस की तो थोड़ा कम, और ये एकदम से बहुत ही कम। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अब देखिए इसके अणु सघनता से व्यवस्थित हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका आकार तथा आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण जो हैं प्रबल आकर्षण बल के कारण आपस में पास पास हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। और अगर मैं द्रव की बात करूं तो इसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। आप इन्हें जिस भी पात्र में रख लोगे उसमें ये फिलअप हो जाएंगे। जैसे पानी है, पानी को आप फैला दोगे तो फैल जाएगा पूरी तरह से। कहने मतलब क्या है, आकार निश्चित नहीं है। लेकिन अगर उसे आप गिलास में भर लीजिए, बाल्टी में भर लीजिए, तो वह पूरी तरह से उसी का स्थान घेर लेगा, उसी के आकार में खुद को समाहित कर लेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अगर गैसों की बात करूं मैं तो इनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। तो हम लिख सकते हैं ना तो आकार निश्चित होता है निश्चित, ना ही आयतन। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ठोस जो होते हैं उनमें विसरण की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। विसरण का मतलब क्या है, फैलाव। अभी हम समझते हैं कैसे। पहले हम लिखते हैं, ठोसों में विसरण की प्रवृत्ति जो होती है वह बहुत कम होती है, बहुत कम, एकदम ना के बराबर। जबकि गैसों में विसरण की प्रवृत्ति ठोसों से अधिक होती है। विसरण की प्रवृत्ति ठोसों से अधिक होती है द्रव में, जबकि द्रवों में विसरण की प्रवृत्ति ठोसों से अधिक होती है। लेकिन अगर गैस की बात की जाए तो गैसों में विसरण की प्रवृत्ति जो होती है वह सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है, आप देखते हैं स्प्रे, अगर स्प्रे को आप किसी भी कमरे में आप क्या कर दिए, उसको छिड़क दीजिए तो क्या होगा, वह पूरे कमरे में फैल जाएगी उसकी गैस। कहने का मतलब क्या है, उसके अणु जो हैं वो पूरे कमरे में फैल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फैलाव सबसे ज़्यादा अधिक है गैस में, इसलिए इसमें विसरण की प्रवृत्ति जो है वह सबसे अधिक पाई जाती है। ये सामान्य बातें हुई सॉलिड स्टेट की। तो कहने का मतलब क्या है, इसे बताने का मतलब क्या था, इसे बताने का मतलब यह था कि अब यहाँ से आप ठोस अवस्था को परिभाषित कैसे करोगे। तो आप कह सकते हो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है तथा ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं सघन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ठोसों में विसरण की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती
है। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे द्रव को परिभाषित कीजिए तो आप कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है। इसमें विसरण की प्रवृत्ति ठोसों से थोड़ा अधिक पाई जाती है तथा इसका घनत्व जो होता है वह ठोस से कम होता है। ये हो गई द्रव की। इसी तरह आप गैस को भी परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है गैस कहलाती है। इसमें विसरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है तथा इनके कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये सामान्य बातें हो गई पदार्थ की अवस्थाओं की। आगे और पढ़ते हैं। चूँकि हमको पढ़ना है ठोस अवस्था, इसलिए हम पढ़ेंगे आज क्या, ठोस अवस्था। तो ठोसों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। द्रव और गैस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ठोस अवस्था में इसके प्रकार। तो ठोसों के प्रकार पढ़ते हैं पहले। ठोसों के प्रकार। दोस्तों आपको चैप्टर में जो ठोसों के प्रकार पढ़ने हैं वह पढ़ना है ज्यामिति के आधार पर। तो ठोसों के प्रकार हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जिसे हम लोग एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो आइए इनके गुणधर्म के बारे में जानते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से होते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिस्टलीय ठोस, ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुण, किसके आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला गुण है इसका ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। तो अगर ज्यामिति के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को निरूपित करें तो हम ये कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो इसे पहले हम लिख देते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित अवयवी कण, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित। जानते हैं इसके बारे में। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ KCl का, तो KCl का अगर मैं उदाहरण लूँ तो KCl को अगर हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव। इधर इसे तोड़ेंगे तो K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव। इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, K पॉजिटिव के बाद Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, K पॉजिटिव।
अब देखेंगे इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस Cl नेगेटिव की, तो आप देखेंगे इस Cl नेगेटिव के चारों तरफ कौन दिख रहा है, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके पॉजिटिव की, तो इसके चारों तरफ कौन दिख रहा है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसके अवयवी कण इधर उधर व्यवस्थित होते हैं, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये हो गई इसके पहले गुणधर्म की बात तथा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच का अंतर। आइए देखते हैं दूसरा गुणधर्म इसका क्या है। दूसरे गुणधर्म की बात करें अगर, तो हम इसका लेते हैं गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक निश्चित ताप पर पिघलना शुरू हो जाते हैं तथा एक निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाते हैं, ठीक। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो इसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वह अनिश्चित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें ताप की एक रेंज होती है। रेंज का मतलब क्या है, परास होती है जिस पर ये पिघलते भी हैं और उबलते भी हैं। कैसे, जैसे आपने देखा रबड़ को आप जलाएंगे तो जब रबड़ जल रहा होगा तो उसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे पिघल भी रहा होगा, कुछ हिस्सा जल रहा होगा और कुछ हिस्सा टूट टूट के गिर रहा होगा और ठोसों में परिवर्तित हो रहा होगा। या फिर और मैं बात करूं तो आपने देखा टायर को आप जब जलाओगे तो उसका कुछ हिस्सा जलेगा, कुछ हिस्सा पिघल रहा होगा और कुछ हिस्सा टूट टूट के नीचे गिर रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या है, अनिश्चित है, ठीक। आगे बात करते हैं इसके अगले गुणधर्म की। तो अगले गुणधर्म को देखते हैं। अगला गुणधर्म है विदलन की बात। विदलन क्या होता है, अगर विदलन की बात करूं मैं तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसकी सतह को आप किसी धारदार चाकू से काटेंगे या तागे से काटेंगे तो उसकी सतह जो होगी वह चिकनी और सपाट होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आप किसी धारदार औजार से या धागे से काटेंगे तब उसकी सतह जो होगी वह खुरदुरी होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, आपने देखा हो पनीर को आप काटोगे तो आप देखते हो कि उसकी जो सतह निकल के आती है वह पूरी तरह से अस्पष्ट होती है। कहने का मतलब क्या है, चिकनी होती है और सपाट होती है। इसका मतलब क्या है, जब सतह चिकनी और सपाट हो तो इसका मतलब वह अस्पष्ट विदलन को प्रदर्शित कर रहा है, जब सतह खुरदुरी हो तो वह अस्पष्ट विदलन को प्रदर्शित करता है। आइए अगले इसके गुणधर्म की बात करते हैं। ये हो गई विदलन की बातें। अगला है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र के बारे में क्या बात है, इसे जानते हैं। शीतलन वक्र क्या करता है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस हो तो उसे ठंडा करने पर क्या स्थिति आ सकती है। तो आइए हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के तौर पर जल है और जल को हमने गर्म किया, क्योंकि जब तक गर्म नहीं होगा तब तक वो ठंडा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, शीतलन वक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जल को हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं और उसे भाप बनाते हैं। तो मान लीजिए उस भाप का जो तापमान है वह है 160 डिग्री सेल्सियस।
जल को हमने गर्म किया और उसे बनाया भाप, और भाप का जो तापमान है वह 160 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ में हम इधर लिखते हैं तापमान या टेम्परेचर और इधर लिखते हैं समय। तो हम देखते हैं अगर हम भाप को ठंडा करते हैं तो तापमान जो है 160 से 140 होता है, 140 से 150, 130 होता है, 135 होता है, 125 होता है, 110 होता है, 100 पर आकर पहुंचता है। जब भाप 160 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो कुछ इस प्रकार से वक्र बनेगा, कुछ समय लगेगा इसमें पिघलने में। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप क्या बनता है, जल बनता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप क्या बनता है, जल बनता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भाप जो है वह अवस्था परिवर्तन कर रहा है किसमें, जल में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भाप 160 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर आया, इसके बाद भाप के जितने भी कण होंगे जब तक वह पूर्ण तरह से जल में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे तब तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर जब अवस्था परिवर्तन होती है, अवस्था परिवर्तन होती है, तब यह भाप से जल बनने में जितना समय लगे, लेकिन जब तक उसके पूरे कण भाप के जल में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक वह अपने ताप को नीचे गिरने नहीं देते। इसका मतलब क्या है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वक्र जो होगा वह सतत प्राप्त होगा। इसके बाद और बात करते हैं। अब मान लीजिए समस्त भाप के कण जल में परिवर्तित हो गए। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर गिनाना शुरू किया, 80, 70, 60, 50, 40 और आ गया यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आने में इसे भी कुछ मान लीजिए इतना समय लगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वह बर्फ में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर पुनः अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, और जब तक जल के समस्त कण बर्फ में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे तब तक वह अपने ताप को मेंटेन रखेगा, गिरने नहीं देगा। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर भी एक सतत वक्र प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर वक्र देखने से क्या पता चलता है, यहाँ पर देखिए वक्र कुछ समय तक मेंटेन रहा, फिर देखिए सीधा हो गया, फिर मेंटेन हुआ, फिर सीधा हुआ। इसका मतलब क्या है, इस तरह की डिजाइन का जो वक्र दिख रहा है या क्या बता रहा है, इसका शीतलन वक्र जो है वह क्या है, असतत है, असतत प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वह असतत होता है। कभी अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कभी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करूं तो इसका वक्र जो होता है, इसका तापमान जो होता है, आप देखते हैं जब आप अक्रिस्टलीय ठोस को जलाते हैं, जैसे रबड़ हुआ, तो आप देखते हैं कुछ हिस्सा जल रहा हो, कुछ पिघल रहा होता है, कुछ चू रहा होता है या गिर रहा होता है ठोस के रूप में। कहने का मतलब क्या है, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो वक्र होगा वह क्या होगा, सतत होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। और अगर बातें करें इसके फैक्ट की तो ये जान जाइए कि जितने भी ठोस हैं जिनका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित हो, उनमें हमेशा शीतलन वक्र असतत ही प्राप्त होगा, तथा जिनका गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित हो उनका शीतलन वक्र हमेशा सतत ही प्राप्त होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। आइए देखते हैं इसके आगे के गुणधर्म। इसके आगे के गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो हम जान लेते हैं इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, प्रकृति की बात करते हैं। अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकृति की बात करूं तो हमने पहले बताया कि इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित हों उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक ठोस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। तथा जिसके अवयवी कण अनिश्चित
क्रम में व्यवस्थित हों उसे हम लोग कहते हैं आभासी ठोस। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह आभासी ठोस वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह वास्तविक ठोस होता है। और बातें करते हैं इसके बारे में। इनके कणों की व्यवस्था देख लेते हैं। कणों की व्यवस्था, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20 तल्ले की इमारत बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, क्रम वाइज बनाएंगे। कहने मतलब क्या है, एक ईंट के बाद दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के बाद तीसरा ईंट, तीसरे के बाद चौथा ईंट और चौथे के बाद पांचवा ईंट, फिर छठा ईंट, सातवां ईंट, ऐसे मतलब क्रम वाइज बढ़ाते जाएंगे, तभी आप ऊपर तक पिलर ले जा सकते हैं, नहीं तो ले नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो इसके अवयवी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कणों की व्यवस्था होती है वह होती है दीर्घपरासी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो अगर आपको मकान ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप टेढ़ा मेढ़ा तो अरेंज नहीं कर पाएंगे, उसे मकान तो बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लघुपरासी व्यवस्था होती है इनके कणों के बीच, लघुपरासी व्यवस्था। अब इसके अगले गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो अगला गुणधर्म है दैशिकता। दैशिकता क्या होती है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दैशिकता का मतलब ये है कि अगर इसे हम अनेक दिशाओं से देखें तो यह किस प्रकार से दिखेगा। तो इसके बारे में हमने आपको एक उदाहरण बताया है इससे पहले, के पॉजिटिव Cl निगेटिव का। वही उदाहरण मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl के पॉजिटिव Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl के पॉजिटिव Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl निगेटिव। अगर मैं यहाँ पर इस तत्व को इस दिशा से देखूंगा तब हमको क्या दिख रहा है, Cl निगेटिव Cl निगेटिव Cl निगेटिव। मान लीजिए अगर मैं इसे इस दिशा से देखूं तो क्या दिख रहा है, के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव। और अगर मैं इसे इस दिशा से देखूंगा तो क्या दिख रहा है, Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl निगेटिव के पॉजिटिव Cl निगेटिव के पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, हर बार परिणाम जो है वो अलग अलग दिख रहा है, रिजल्ट हर बार क्या है, डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसकी दैशिकता होती है वह विषम दैशिकता को प्रदर्शित करती है, विषम दैशिकता को प्रदर्शित करती है। और अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस को हमने बताया था कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। यहाँ पर आप देखेंगे इसके कणों की व्यवस्था, तो यह समदैशिकता प्रदर्शित करती है। आप इसे कहीं से भी देखेंगे तो यह समदैशिकता को प्रदर्शित करेगी। ये हो गई सामान्य गुणधर्म की बातें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस की। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो क्रिस्टलीय में आ सकते हैं तथा अक्रिस्टलीय ठोस में आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस में मैं कह सकता हूं ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl, NaCl मतलब नमक, KCl, चीनी भी है, शक्कर जिसे आप कहते हैं। और अगर बात करूं तो ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl, KCl हो गया, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सभी क्या है, सिल्वर हैं, आयरन है, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं स्टार्च, स्टार्च हो गया आपका, कांच हो गया, रबर हो गया। और अगर बात करूं तो प्लास्टिक आप ले लीजिए, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। क्यों, NaCl आप, अगर मैं नमक की बात करूं, आइए एक उदाहरण बताते हैं नमक की। तो नमक आपने देखा होगा बड़ा वाला जिसकी आकृति फुटबॉल की तरह दिखती है, वो देखा है आपने।
छोटा भी देखा पीसा हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं नमक की बड़े वाली संरचना जैसी आपको दिख रही थी, वैसे अगर पीसे हुए नमक की संरचना को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पीसे हुए नमक की संरचना भी समान मिलेगी जैसे बड़ा वाला नमक का दिख रहा था। चीनी की बात करूं अगर मैं, चीनी आप देखते हैं तो चीनी के 3 रूप आपने देखा होगा, एक मिश्री देखा होगा, दूसरा चीनी देखा होगा, तीसरा शक्कर। चीनी के बड़े कण जो होते हैं वो मिश्री में परिवर्तित होते हैं और छोटे कण शक्कर में। लेकिन अगर मैं मिश्री के छोटे भाग करूं तभी वह चीनी में परिवर्तित होगा, लेकिन आकार जो मिश्री का था वही आकार चीनी का है, और जो आकार मिश्री का था वही आकार किसका है, शक्कर का है, या जो आकार चीनी का है वही आकार शक्कर का है। लेकिन शक्कर हमको दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। आप माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे तब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, इसके आगे के वीडियो इससे संबंधित हम लेकर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मन लगाकर पढ़िए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन्हें भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।